पिंजड़े में कैद दो लड़कियां समंदर की गहराई में शार्क के बीचों बीच फंस जाती हैं। इनके चारों ओर मौत मुंह खोले खड़ी थी, जिससे बचना नामुमकिन था। दोनों इस डेंजर सिचुएशन में कैसे फंसी, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं 47 मीटर डाउन मूवी की दुनिया में। कहानी की शुरुआत में लिसा और कैट को दिखाया जाता है, जो मैक्सिको में अपनी छुट्टियां मना रही थीं। इसी बीच कैट को पता चलता है कि उसकी सिस्टर का ब्रेकअप हो चुका है, जिससे वो काफ़ी अपसेट थी। उसके मूड को ठीक करने के लिए वो उसको लेके मैक्सिको के बीच पे पूरी रात एंजॉय करती है। इसी बीच इनकी मुलाकात लुइस और बेंजामिन नामक दो लड़कों से होती है। उनकी कंपनी मिलते ही ये दोनों सुबह तक और भी ज़्यादा मस्ती करती हैं, क्योंकि पहले इनका यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन अब है। इसलिए दोनों शाम को एक बार फिर से उनसे मिलती हैं। अब जब इनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है, तब वो इनसे बताते हैं कि मैक्सिको में आके अगर स्कूबा डाइविंग नहीं किया तो तुम्हारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कमाल का होता है। जब समंदर की गहराई में 20 फुट की शार्क हमारे बिल्कुल नज़दीक से निकलती है, इसलिए मेरा कहा मानो, तुम्हें एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसकी बात सुन के पहले तो लिसा ना बोलती है, मगर कैट के समझाने पर वो जाने के लिए राज़ी हो जाती है। अगले दिन चारों बोट से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से ये उस कमाल के नज़ारे को देखेंगे। लिसा ने पहले कभी भी डाइव नहीं किया था, इसलिए वो काफ़ी नर्वस थी। ये देख के कैट उसको यकीन दिलाती है कि नीचे का नज़ारा देखने के बाद तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। नीचे जाने के बाद कुछ नहीं होगा, इस बात का यकीन दिलाने के लिए पहले राउंड में लुइस और बेंजामिन नीचे जाते हैं। लिसा को देख के खुद के ऊपर यकीन नहीं होता कि सच में इतनी बड़ी शार्क उनके बिल्कुल पास है। उस नज़ारे को नीचे से देखने के लिए वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड होती है, साथ ही उसको डर भी था, लेकिन कैट उसको नीचे जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। और जब वो नीचे का नज़ारा देखती है, तब उसका ऊपर आने का मन नहीं होता। वो कैट से कहती है कि ये एक्सपीरियंस तो कमाल का है, जैसा कि उन्होंने बताया था। कुछ देर के बाद लिसा टाइलर से पिंजरे को ऊपर खींचने के लिए कहती है, लेकिन बाय मिस्टेक दोनों ऊपर न जाके तेजी से नीचे जाने लगते हैं और सरफेस से टकराने से पहले ही वो बेहोश हो जाती हैं। होश में आते ही लिसा पैनिक होने लगती है। कैट उसको समझाते हुए शांत कराती है कि तुम जितना ज़्यादा नर्वस होगी, ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी खत्म होगी, इसलिए शांत हो जाओ। उसके बाद वो देखती है कि दोनों 47 मीटर नीचे आ चुके हैं। तभी टाइलर इनको रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही थी। कैट समझ जाती है कि ये रेंज से बाहर है, इसीलिए उसकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अगर इन्होंने उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया तो वो इनको छोड़ के चले जाएंगे, और कैट ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए वो पिंजरे से बाहर जाने के लिए निकलने लगती है। लिसा उसको रोकते हुए बताती है कि ये एरिया शार्क का है, वो तुम पर किस तरफ से अटैक करेंगे इसका तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं होगा। इस पर कैट उससे बताती है कि यहाँ बैठ के मरने से अच्छा है कि क्यों ना कोशिश करके मारा जाए। इतना बोलकर वो पिंजरे से बाहर निकल जाती है। कनेक्शन होते ही वो टाइलर से बताती है कि हम दोनों 47 मीटर नीचे हैं और हमारा ऑक्सीजन भी आधा हो चुका है। इस पर वो इससे कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना हो सके तुम्हें उतना कम ऑक्सीजन यूज करना है, ताकि जेवियर के वहां पहुंचने तक तुम दोनों जिंदा रहो। वो जैसे ही पिंजरे से दूसरा विंच केबल अटैच करेगा, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। एक बात और, तेजी से तैर के ऊपर मत आना, नहीं तो तुम नाइट्रोजन बबल्स का शिकार हो जाओगी, जिससे तुम्हारी जान चली जाएगी। वो अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही इसके ऊपर नीचे से एक शार्क हमला कर देता है। कैट को लगता था कि अब तो ये गई, लेकिन ये उससे बच के सही सलामत पिंजरे में पहुंच जाती है। और थोड़ी देर बाद ही कुछ दूरी पर इनको एक टॉर्च दिखता है। इनको लगता था कि वो जेवियर है जो इनकी मदद के लिए आया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि वो इनकी ओर क्यों नहीं आ रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो एक ही जगह पर रुका हुआ था। ये देख के लिसा समझ जाती है कि अगर ये यहीं रुक के उसका आने का इंतजार करती रही तो ऑक्सीजन खत्म होते ही दोनों मारी जाएंगी। अपनी जान बचाने के लिए इनको खुद ही वहां तक तैर के जाना होगा, और इस बार लिसा तय करती है जाने का, क्योंकि कैट की ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुकी थी। इसलिए वो उससे बताती है कि कुछ भी हो जाए तेजी से तैर के ऊपर मत जाना, नहीं तो मारी जाओगी, और जितना हो सके उतना जमीन के पास
रहना। उसकी बात मान के वो टॉर्च की ओर बढ़ने लगती है। कुछ आगे जाके वो चेक करती है तो इसका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, इसलिए वो तेजी से तैर के वहां पहुंच जाती है। जेवियर को वहां ना पाके वो टॉर्च लेके उसको ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसी वक्त वो शार्क इनके ऊपर हमला कर देती है। उस हमले में लिसा तो बच जाती है, लेकिन जेवियर मारा जाता है। उसके पास जो दूसरी विंच केबल और स्पेयर गन थी, उसको लेके लिसा कैट के पास आके तुरंत उस केबल को पिंजरे से अटैच करने के बाद वो टाइलर को बताने ऊपर चली जाती है ताकि वो इनको इस नर्क से बाहर निकाल सके। वो करते भी बिल्कुल ऐसा ही है। लिसा की बात मान के वो दोनों को ऊपर खींचने लगते हैं। इनको लगता था कि अब ये बच गई, लेकिन इनकी मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि जिस रस्सी के सहारे पिंजरा ऊपर जा रहा था वो रस्सी बीच से टूट जाता है। पिछली बार तो दोनों ठीक थी, मगर इस बार लिसा का पैर पिंजरे के नीचे दब चुका था, जिसे कैट निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा टस से मस नहीं होता और इनकी ऑक्सीजन भी लगातार कम हो रही थी। इसलिए वो टाइलर से बात करने ऊपर चली जाती है ताकि उनको भी इनकी सिचुएशन का पता रहे, और उससे बताती है कि जेवियर मारा गया, लिसा की भी हालत खराब है। इसकी बात सुन के वो इससे कहता है कि मुझे लगा था कि हम सब मिलके तुम दोनों को वहां से बचा लेंगे, लेकिन मैं गलत था। मगर तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने कोस्ट गार्ड को बुलवा लिया है। वो कुछ ही देर में आके तुम दोनों को वहां से बचा लेंगे, इसलिए अब तुम लिसा के पास वापस चली जाओ। उसकी बात मान के वो बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर के बाद वो लोग इनके लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फ्लेयर भी नीचे भेजते हैं ताकि ऊपर आते वक्त ये शार्क से खुद को बचा सके। कैट की ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुकी थी, इसलिए वो उसको लेने खुद ही बाहर जाती है ताकि वो पहले अपने टैंक को चेंज कर सके। उसके बाद वो लिसा के लिए दूसरा टैंक लेकर जाएगी। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जब वो पिंजरे की ओर वापस लौटती है तभी इसके ऊपर शार्क हमला कर देता है और देखते ही देखते वो लिसा की आंखों से ओझल हो जाती है। उसको मरता देख लिसा सदमे में चली जाती है, लेकिन उसको जल्द ही समझ में आ जाता है कि अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये भी यहीं पर मारी जाएगी। काफी देर सोचने के बाद लिसा तय करती है कि वो यहाँ नहीं मरेगी। ऊपर जाने के लिए इसको दूसरे टैंक की जरूरत है जो पिंजरे के बाहर पड़ा था, क्योंकि अब इसकी भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। बड़ी मुश्किलों के बाद उसको हासिल करके वो तुरंत अपने मास्क से अटैच कर लेती है। टैंक बदलने के कुछ देर बाद ही इसको रेडियो पर कैट की वॉइस सुनाई देती है। वो बताती है कि शार्क ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिस वजह से वो हिल नहीं पा रही है। इतना सुनते ही लिसा अपना पैर पिंजरे से बाहर निकाल के उसके पास पहुंच के देखती है कि उसकी हालत तो काफी खराब है, इसलिए वो उसको लेके पिंजरे में वापस न आके ऊपर जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर समय रहते इसके ब्लड को नहीं रोका गया तो कैट मारी जाएगी, जो वो नहीं चाहती। एक फ्लेयर की मदद से दोनों आधा रास्ता तय कर लेती हैं और जैसे ही ये दूसरा फ्लेयर जलाती हैं, अपने सामने का नजारा देख के इनकी जान हलक में अटक जाती है, क्योंकि इनको शार्क ने चारों ओर से घेर रखा था। रेंज में होने की वजह से टाइलर इनको ऑक्सीजन टैंक निकाल के तेजी से तैर के ऊपर आने की सलाह देता है। उसकी बात मान के दोनों ऊपर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन शार्क की नजरों से बच नहीं पाती। वो लोग इनको ऊपर खींचते उससे पहले ही लिसा को शार्क पानी में खींच लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उसकी एक आंख फोड़ देती है, जिस वजह से वो इसको छोड़ देता है और टाइलर अपने लोगों के साथ मिलके इनको ऊपर खींच लेता है। दोनों काफी बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, लेकिन इनको खुशी इस बात की थी कि दोनों बच गई। कुछ देर बाद ही लिसा को टाइलर की वॉइस में काफी ज्यादा बदलाव महसूस होता है, मानो जैसे वो इससे फेस टू फेस नहीं बल्कि रेडियो पर बात कर रहा हो। इसको लगता था कि शायद गहरे चोट की वजह से इसका माइंड काम नहीं कर रहा है और वो इसको समझाने की कोशिश करता है कि नाइट्रोजन नारकोसिस की वजह से तुमको हेल्यूसिनेशन हो रहा है। तब पता चलता है कि लिसा ऊपर नहीं बल्कि अभी भी नीचे पिंजरे में ही मौजूद है। दरअसल टाइलर ने पहले ही कैट को बताया था कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक यूज करने पर तुम दोनों को नाइट्रोजन नारकोसिस हो सकता है, और जिसे भी ये होता है उसको भ्रम होने के साथ वो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगता है। और उसकी बात सही थी, क्योंकि लिसा भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी। उसका माइंड उसको वही दिखाने की कोशिश कर रहा था जो वो सोच रही थी। तभी पिंजरे के पास कोस्ट गार्ड आके उसको बाहर निकाल के सेफली ऊपर लेके जाने लगते हैं। तब
लिसा को यकीन होता है कि अब तक उसने जो भी देखा था वो सब उसका भ्रम था। सच तो ये था कि कैट अब नहीं रही, सिर्फ वही जिंदा बची है जिसका उसे बेहद दुख था। इसी इमोशनल भरे एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में साथ उसका चुनिए जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में हर पल आपका साथ दे। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।